हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। कहा जाता है कि रिटेल थेरेपी काफी इंसान को डिप्रेशन से जूझने में मदद करती है। वो शॉपिंग करके अपने गम को भुला देते हैं और जिंदगी में खुश रहते हैं। हमारी आज की मूवी की जो मेन कैरेक्टर है उसे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कूपन से। कूपन को इकट्ठा करती है और या तो प्रोडक्ट्स को फ्री में लेती है या तो बहुत ही हाई डिस्काउंट पे। लेकिन ऐसे बचत करते करते उसने एक दिन $40 मिलियन इकट्ठा कर लिया, जिससे वो अपने लिए स्पोर्ट्स कार, प्राइवेट प्लेन और यहाँ तक कि बहुत सारी बंदूकें भी खरीद ली। ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक साधारण सी हाउसवाइफ ये $40 मिलियन की कूपन स्कैम किया। फाइनली उसके साथ क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम पहुंच जाते हैं अमेरिका की फोनिक्स, एरिजोना, जहां पे एफबीआई की एक बहुत बड़ी टीम एक औरत के घर में रात के टाइम पे रेड करते हैं। एफबीआई उस औरत का अरेस्ट कर लेते हैं। वो औरत कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करती। औरत का नाम है कोनी। और अब कहानी फ्लैशबैक पे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब शुरुआत कहाँ से हुआ। हम इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर कोनी से। कोनी ओलंपिक में 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है। वो रेस वॉकिंग करती थी, लेकिन रेस वॉकिंग में ना पॉपुलैरिटी है, ना फेम और ना ही पैसा। और हमें दिखाया जाता है कि कोनी की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड रिक के साथ रहती है। रिक एक आईआरएस ऑडिटर है। उसका और उसके वाइफ के बीच में अभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। उन दोनों के बीच में काफी तनाव चल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से कोनी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है और उसने अपने ट्रीटमेंट पे भी बहुत पैसा लगा दिया है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन बीच में ही उसका मिसकैरेज हो गया, जिसके चलते उन दोनों ने अपना बच्चे को खो दिया। कोनी ये सब के चलते बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई है, लेकिन उसका पति उसके साथ देने के वजह एक ट्रैवलिंग जॉब ढूंढ लिया है, जिसके चलते रिक को महीने में 3 हफ्ते ट्रैवलिंग करना पड़ता है और बाकी 1 हफ्ता जो वो घर पे रहता है तब भी वो कोनी को इग्नोर करता है और उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी उसको ताना देते हैं कि उसने एक बार आईवीएफ फेल होने के बाद से ही बच्चे के लिए अपना उम्मीद खो दिया था। लेकिन कोनी उसके बाद भी 4 बार आईवीएफ करा चुकी है, जिसके चलते उन लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन अभी काफी खराब हो गया है। रिक कोनी को इस बात के लिए भी टॉन्ट करता है कि उसके पास कोई भी ढंग का जॉब नहीं है और पूरा दिन वो शॉपिंग करके बहुत पैसा बर्बाद करती है। दरअसल कोनी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इससे उसका मन हल्का होता है। वो पूरा दिन कूपन का कलेक्शन करती है और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदती है या तो फ्री में या तो बहुत ही हाई डिस्काउंट रेट पे। कूपन के लिए उसका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा रियल है। इकट्ठा करके वो बहुत सारा सामान लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेती है और बहुत ही कम दाम में। वो अपने बच्चे के नर्सरी रूम पे ही पेंट्री बना लिया है और सारे प्रोडक्ट्स को स्टॉक करती रहती है, जिसके चलते वो अपनी लॉस को भुला के अपने जिंदगी में खुश रहती है। के इस कूपन ऑब्सेशन में उसका एक फ्रेंड भी उसको साथ देते हैं, जिसका नाम है जोजो। जोजो उसके पड़ोस में ही रहती है और जोजो का एक यूट्यूब चैनल भी है। जोजो अपना यूट्यूब चैनल में काफी प्रोडक्ट्स की रिव्यूज करती है और अपने ऑडियंस को उसे परचेज करने के लिए एनकरेज करती है। जोजो एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती है। वो प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है, लेकिन उसको कोई भी ढंग का जॉब नहीं मिलता क्योंकि कुछ दिन पहले उसका आइडेंटिटी चोरी हो चुका है और इसके चलते उसके सर पे बहुत सारा लोन आ गया है। जोजो अपनी मम्मी के साथ रहती है और उसकी मम्मी जोजो की ये सब एक्टिविटी से बहुत परेशान है कि जोजो भी कूपन ऑब्सेस्ड है और उसे ऐसे प्रोडक्ट्स रिव्यूज करना, प्रोडक्ट सेल करना बहुत पसंद है। जोजो मेकअप भी सेल करने लगती है, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड नहीं होने के कारण उसके कस्टमर्स बन नहीं पाते हैं। उस एरिया के जो मेल मैन है अर्ल, वो जोजो को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जोजो को भी ये बात पसंद है और इसीलिए वो कभी कभी अर्ल के साथ फ्लर्ट करती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोनी शॉपिंग करने आई है। काफी सारे आइटम्स लार्ज क्वांटिटी में खरीद रही है। इसके बाद वो कैशियर ग्रेग के पास आती है। ग्रेग उसे देख के थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि कोनी का आना का मतलब है कि उसके पास ढेर सारे कूपन्स होंगे और ऐसा ही होता है। उसके पास डजन्स कूपन्स थे, लेकिन इतने सारे कूपन्स को रिडीम करने के बाद उसका बिल जहाँ पे $122 हुआ था वो सिर्फ $16 हो जाते हैं। लेकिन उसके चलते बाकी लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। वो ग्रेग को हमेशा कहती है कि बूंद बूंद सेविंग से ही वो सिंथ जैसा बहुत सारा रकम इकट्ठा कर लेगी। कोनी के इस डायलॉग बाजी से ग्रेग बहुत ही इरिटेट होता है
हमें दिखाया जाता है कि कोनी सारे सामान को अपनी पेंट्री में इकट्ठा करती है कि उसे सामान के अंदर से बच्चे का वॉलपेपर दिख जाते हैं। अचानक से कोनी को अपने माँ ना बन पाने का दर्द सताने लगती है। अपने एंजाइटी को कम करने के लिए वहीं पे रखे एक सीरियल बॉक्स को खोल के खाने लगती है, लेकिन वो सीरियल्स खराब हो गया था और इसके चलते कोनी गुस्सा होके उस कंपनी को एक मेल करती है। बदले में वो कंपनी उसे एक फ्री कूपन भेजते हैं और उसके साथ एक एपोलॉजी लेटर भी। कोनी को ऐसा लगता है कि उसे एक बहुत बड़ा डील बन गया, उसे फ्री कूपन मिल गया। इसीलिए अपना स्वॉग एटीट्यूड दिखाते हुए वो ग्रेग के पास जाती है और अपना फ्री कूपन दिखाती है। तो ग्रेग कहता है कि तुम कोई भी स्पेशल नहीं हो, जो भी कंपनी को कंप्लेन करते हैं उनको एक फ्री कूपन मिल जाता है। अभी कोनी के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। वो दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपनी को भी मेल करती है और उन्हें भी कंप्लेन करती है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। कोनी बस फ्री कूपन पाने के लिए उन्हें कंप्लेन करती है और इसके कुछ दिन बाद कोनी के पास बहुत सारा फ्री का कूपन इकट्ठा हो जाता है। कोनी अपना फ्री कूपन जोजो को दिखाती है। जोजो कोनी के पास इतना फ्री कूपन देख के कोनी के पास से कूपन खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। कोनी को ऐसा लगता है कि जो कूपन उसे कंपनी से फ्री में मिला, अगर वो कोई खरीदे तो उसके लिए 100% प्रॉफिट है। एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोनी और जोजो कंप्यूटर में बैठ के सर्च करने लगती है कि ये कूपन बनता कहाँ से है और काफी सर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सारे कूपन मेक्सिको के कंपनी में बनती है, जिसका डिस्टेंस उनके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कोनी जोजो को कहती है कि वो लोग वहाँ पे जाके कुछ कूपन्स को लेके आ सकते हैं, लेकिन जोजो तो पहले बहुत स्केप्टिकल होती है, लेकिन बाद में कोनी की आइडिया पे मान जाती है क्योंकि उसके पास भी बहुत ज्यादा लोन है, उसको भी कोई ढंग का नौकरी भी नहीं मिल रहा है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लॉ प्रिवेंशन ऑफिसर बेन को, जो कि कोई भी कूपन को देख के ही बता सकता है कि ये कूपन असली है या नकली। बेन एक ओल्ड लेडी के कूपन को देख के बोलता है कि ये कूपन नकली है। वो शॉप ओनर उसे कहते हैं कि हम फिर भी इन्हें रिडीम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ओल्ड कस्टमर है, और वो ओल्ड लेडी भी रिक्वेस्ट करती है इस कूपन को रिडीम करने के लिए, लेकिन बेन नहीं मानता क्योंकि वो रूल्स के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन इसके चलते वो ओल्ड लेडी उसे काफी गाली देते हैं। ऐसा ही होता है बेन के साथ प्लेन में भी। प्लेन में एक लेडी बेन को अपना सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलती है ताकि उसकी छोटी बच्ची विंडो की तरफ देख के थोड़ा काम डाउन हो जाए, लेकिन बेन अपना सीट एक्सचेंज नहीं करता है। वो कहता है कि इस छोटी बच्ची को भी सीखना चाहिए कि जो भी चीज मांगो इस दुनिया में वो सब कुछ नहीं मिलता है। इसके चलते उस छोटी बच्ची की मम्मी भी बेन को काफी अब्यूज करती है। बेन फ्लैट में आके अपना टीवी ऑन करता है और बहुत जोर से चीखता है क्योंकि बेन के नेचर के कारण उसे कोई नहीं पसंद करता और उसे दिन भर गाली खाना पड़ता है। बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोनी और जोजो मेक्सिको की उस फैक्ट्री तक पहुंच गई है और वहाँ पे वो एक कपल को अप्रोच करते हैं जिसका नाम है एलेजेंड्रो और रोजा। कोनी ऑब्जर्व करती है कि ये लोग पहले से ही छोटे मोटे रूल ब्रेक कर रहे थे, लेकिन ये दोनों डेंजरस नहीं है, इसीलिए इनके गाड़ी से उनको पीछा करते हैं। पहले एलेजेंड्रो एंड रोजा को लगते हैं कि ये लोग चोरी करने आए हैं। बाद में कोनी और जोजो उन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि वो लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। कोनी उन दोनों को अपना प्लान बताती है कि अगर वो इस फैक्ट्री से थोड़ा सा कूपन चोरी करके उन्हें दे तो वो कूपन वो अमेरिका में बेच सकते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर कर लेंगे। एलेजेंड्रो को ये काम सही नहीं लगता है, लेकिन रोजा अभी प्रेग्नेंट है और उन लोगों का जो इनकम है वो उनके बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होगा और इसीलिए रोजा उसे मना लेती है और एलेजेंड्रो भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलेजेंड्रो बताते हैं कि कूपन को चोरी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्री में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में प्रिंटिंग होती है और एक सेक्शन में बाइंडिंग, और ये दोनों सेक्शन में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रिंटिंग के दौरान काफी कूपन्स खराब हो जाते हैं जिसे डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन एलेजेंड्रो छुपा के उस कूपन को डिस्ट्रॉय ना करके उसे पार्सल कर देंगे। बॉर्डर पे भी छोटी सी कूपन का एक बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके कुछ दिन बाद कोनी को फाइनली अपनी कूपन बॉक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर ढेर सारी कूपन थी। इसके बाद कोनी और जोजो अपने काम पे लग जाते हैं। ये लोग पहले एक वेबसाइट बनाते हैं, सेवी सुपर सेवर, और इस वेबसाइट के द्वारा ये लोग कूपन को बेचने लगते हैं और बहुत ही जल्दी उनके कूपन बिकने लगते हैं और धीरे धीरे उनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आने लगते हैं। इनकी कूपन्स की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि लोगों को इसमें काफी फायदा हो रहा था।
कूपन खरीदने के बाद भी उनको उस प्रोडक्ट को रियल प्राइस से काफी कम में मिल रही थी। और इधर कोनी और जोजो के अकाउंट में भी पैसे का बरसात हो रही थी। लेकिन इसके चलते सुपरमार्केट को काफी सारा लॉस उठाना पड़ रहा था और बेन को बहुत सारी सुपरमार्केट से कंप्लेन आ रही थी। बेन काफी दिन की रिसर्च के बाद एक क्रेडिट कार्ड नंबर जुगाड़ करती है कि जिस क्रेडिट कार्ड से काफी सारे कूपन्स को खरीदा गया था। बेन उस लेडी से मिलता है तो वो लेडी बताती है कि उसने एक वेबसाइट से ये सारे कूपन्स खरीदा है और जहाँ पे एक अफ्रीकन ब्लैक वुमेन इस कूपन्स को बेच रहे थे। और वो ये भी बताती है कि YouTube वीडियो से उसके बारे में जानकारी मिली थी। और इधर हम देखते हैं कि कोनी और जोजो के बैंक अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा का इनफ्लो होने से बैंक उसके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। उन दोनों को इस अकाउंट को रनिंग करने के लिए एक जेन्युइन बिजनेस दिखाना पड़ेगा जो उनके पास है नहीं। इसीलिए ये लोग एक हैकर से कांटेक्ट करते हैं जिसका नाम है टीना। ये डार्क वेब पे भी काम करती है। टीना उन दोनों को बताते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लेकिन इसको ओपनली नहीं किया जा सकता। ओपन पब्लिसिटी से उनको ही खतरा हो सकता है और इसीलिए वो जोजो के सारे YouTube वीडियोस को डिलीट करने के लिए बोलते हैं। उन दोनों के कुछ फेक आईडीज और फेक अकाउंट्स के भी इंतजाम करते हैं। टीना उन्हें ये कह के भी वार्न करते हैं कि 6 महीने तक वो लोग एक पैसा को भी खर्च ना करे क्योंकि ये पैसा अभी भी क्लीन नहीं है। क्योंकि टीना दूसरा कोई बिजनेस दिखा के इस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद वो लोग इस पैसे को यूज कर सकते हैं। टीना ये सारे काम करने के लिए 10% डिमांड करती है जिसमें वो लोग मान जाते हैं और इसके बाद टीना उनको एक यूएसबी भी देती है जिसमें वो कहती है कि सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स को इसी में स्टोर करने के लिए। अब टीना के इतने फास्ट काम करने से बेन को उनके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। YouTube के सारे वीडियोस भी डिलीट हो चुका था इसलिए जोजो का भी कोई ट्रेस नहीं होता है। बेन को ये पता चल जाता है ये केस काफी सीरियस है और इसीलिए वो FBI को अप्रोच करते हैं कि ये केस को वो छानबीन करे। लेकिन FBI को ये केस कभी सीरियस नहीं लगता है और इसीलिए वो अपने सबसे लोएस्ट ऑफिसर एल्बर्ट को ये केस देते हैं। इधर हम देखते हैं कोनी और जोजो का कूपन सेल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है और उन लोगों ने इस बीच में बहुत पैसा अर्न कर लिया है। ये लोग एक दूसरी कंपनी खोल के इसे कवर अप कर दिया है जिसके चलते किसी को इन पे ऊपर कोई भी शक नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 6 महीना बीत चुका है और टीना के कहने पे कोनी और जोजो ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। लेकिन अभी वो लोग उत्सुक है पैसा खर्च करने के लिए क्योंकि इतना पैसा सेल करके वो लोग मिलीनियर बन चुके हैं और मिलीनियर बन के भी क्या फायदा अगर वो लोग पैसा उड़ा भी ना पाए। लेकिन उनको अभी टीना की वो बात भी याद आती है कि पैसा क्लीन नहीं है और उस पैसे को क्लीन करने के लिए वो लोग सोचते हैं कि वो पैसे को बैंक से विड्रॉ करेंगे और बहुत सारे कीमती सामान खरीदेंगे और उस कीमती सामान को जब वो लोग बेचेंगे और वो पैसा उनका वाइट हो जाएगा। वो लोग बैंक में जाते हैं और वहाँ के मैनेजर को कन्विंस करते हैं कि उनको पैसा कैश में ही दे क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक ब्रांड में उनकी ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में ही होती है। के बाद वो लोग उस पैसे से बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं, एक्सपेंसिव बोट खरीदते हैं, एक प्लेन भी खरीद लेते हैं और यहाँ तक कि गन्स भी खरीद लेते हैं। जोजो और कोनी इसके बाद एक बार लास वेगस की ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जोजो कहती है कि वो अपनी मम्मी के मॉर्गेज को पे कर देगी और माँ को एक बेहतर जिंदगी भी देगी। तो कोनी कहती है कि वो अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना चाहती है। के बाद हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन को फाइनली कुछ महीने के बाद एक FBI से कॉल आता है और एल्बर्ट कहता है कि उसने सारे रिसर्च कर लिया है। उनका जो भी इंटरनेट में स्टफ था वो सारी चीज डिलीट हो चुका है और उसको कोई भी रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो लोग बाय पोस्ट सबको कूपन भेजती है इसीलिए वो एक आदमी को भेज रहे जो इसमें मदद कर सके। वो आदमी आता है उसका नाम है साइमन। वो एक पोस्टल इंस्पेक्टर है। कूपन के केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो खुद कुछ कूपन को मंगवाते हैं और उस एनवेलप के नंबर से उसे पता चल जाता है कि ये पोस्ट कोई दूसरे जगह से नहीं बल्कि एरिजोना से ही आया है। ये ऐसा लगता है कि फोनिक्स के आसपास बहुत सारा सुपरमार्केट है तो ये स्कैम उसके आसपास में ही कहीं से हो रहा है। इसी दौरान हम कोनी और जोजो को देखते हैं। कोनी अभी फर्टिलिटी क्लिनिक आई है। वो अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहती है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद तुम्हारा लास्ट शॉट है और कोनी ये डिसीजन लेती है कि वो अपने हस्बैंड का स्पर्म नहीं कोई डोनर स्पर्म यूज करके ही कंसीव करना चाहती है। जोजो यहाँ पे उसको मेंटल सपोर्ट देने के लिए आई है। और अब हम घर पे देखते हैं कि कोनी का हस्बैंड रिक घर पे वापस आया है।
और वो घर पे नया टीवी देख के चौंक जाता है। कोनी उसे बताती है कि उसने जॉब शुरू कर दिया और अभी वो कूपन ऑब्सेशन से भी निकल चुकी है। ये सब सुन के रिक बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि कोनी जैसे एक नया वाइफ है। लेकिन कोनी को ये सब से बहुत बुरा लगता है क्योंकि रिक उसके मन के बात को समझ नहीं पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीना वापस आ गई है और वो देखती है कि अकाउंट से बहुत सारा पैसा विथड्रॉ किया गया है। कोनी और जो अपना पैसा क्लीन करने का तरीका बताती है तो टीना कहती है कि पैसा पहले से ही क्लीन था क्योंकि उसने पैसा सबको कन्वर्ट करके कॉस्मेटिक वाली कंपनी में डाल दिया था, तो पैसा पहले से ही वाइट था। वो लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब उसे सारा सामान जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा ताकि किसी के नजर में ना आ जाए और उसके बाद वो सारे पैसे को थोड़ा थोड़ा करके बैंक में जमा करना पड़ेगा। अब इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान था और इसे जल्दी से जल्दी बेचना इतना आसान नहीं था। ये दोनों एक कैफे में 2 गन क्लब के आदमी से मिलते हैं और इनसे वो लोग एकदम उनके एड्रेस में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको इतने सारे गन भी बेचना था। वहाँ पे जो अपना मार्केटिंग स्किल्स दिखाती है, फिर भी वहाँ का लीडर इतने सारे गन को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये दोनों वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और उनका डील हो जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बेन और साइमन बहुत ही ज्यादा तेजी से काम पे लग गए हैं। वो सारे कैशियर से इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि किसी को कुछ पता चले ऐसे कस्टमर्स जो लोग कूपन से ऑब्सेस्ड है। और ग्रेग को पूछने पे वो कोनी के बारे में बता देता है। वो कोनी का नाम तो नहीं जानता है लेकिन कोनी का डिस्क्रिप्शन वो बहुत अच्छी तरह से दे देता है। कोनी जो कहती थी कि बूंद बूंद से ही वो सागर जैसे सारे पैसे इकट्ठा कर लेंगे, ये बात से बेन को पता चल जाता है कि ये लोग वही है क्योंकि वेबसाइट में भी वही कैप्शन था। इसके बाद बेन और साइमन पोस्ट ऑफिस में जाके भी पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि यर्ल की यूट्यूब चैनल देखता था जिसमें एक लड़की कूपन और सेविंग्स के बारे में बात करती थी क्योंकि यर्ल जोजो को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसका वीडियो दिन भर देखता रहता था, इसीलिए उसके कलीग लोगों को भी पता चल गया। इसके बाद साइमन और बेन यर्ल को अलग से बुला के पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो लोग यर्ल को सॉरी बोल के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन यर्ल को वो लोग पीछा करते हैं। यर्ल भी सीधा पहुंच जाते हैं जोजो के घर। वो जोजो को एक चिट्ठी लिखते हैं लेकिन जोजो उस टाइम घर पे नहीं थी। वो चिट्ठी उसकी मम्मी को दे देते हैं लेकिन उसकी मम्मी को इस चिट्ठी का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है और इसीलिए उसकी मम्मी उस चिट्ठी को साइड में रख देती है। बेन और साइमन जोजो के घर के बाहर ही इंतजार करते हैं और रात को जोजो घर पे आती है और जोजो को देख के ही उन्हें पता चल जाता है कि यही वो ब्लैक वुमेन है जो यूट्यूब में वीडियो बनाती है। जोजो को ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। वो बहुत ही बिंदास होती है और अपनी ड्राइववे में डांस करती है क्योंकि आज उसने एक गन का डील कर दिया और हर दिन की तरह वो नेक्स्ट सुबह भी अपने काम के लिए पहुंच जाती है और कोनी भी वहाँ पे आ जाती है। बेन और साइमन कोनी को देख के भी पता कर लेते हैं कि यही वो ब्लॉन्ड लड़की है। इसको बूंद बूंद जमा करके सागर बनानी है। अब FBI के पास सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है और वो लोग एक टीम तैयार करते हैं जोजो और कोनी को अरेस्ट करने के लिए। और रात को जोजो को दिखाया जाता है जिसको एक बेचैनी सा हो रहा था और वो सो नहीं पा रही थी। वो किचन में आके एक आइसक्रीम खाने लगती है और तभी उसको वो चिट्ठी दिखता है जो अर्ल ने लिखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। FBI रेड कर देते हैं। FBI कोनी को उसके घर से अरेस्ट करते हैं और जोजो को भी अरेस्ट कर लेते हैं और साथ में जोजो की मम्मी मूसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। कोनी का हस्बैंड नीक और जोजो की मम्मी मूसी ये दोनों कोई भी इन्वॉल्वमेंट से मना कर देते हैं और जोजो भी विक्टिम कार्ड खेलती है। वो ये कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऑफिसर्स उसके पुराने यूट्यूब वीडियोस को रिट्रीव कर लिए थे जिससे पता चल जाता है कि जोजो भी इसमें इन्वॉल्व थी और कोनी अपना गुनाह मान लेती है और ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि इसीलिए उसको 40 साल की सजा होने वाली है, जिसपे कोनी काफी शॉक्ड हो जाती है। अब जेल से बाहर निकलने के लिए जोजो को बेल मिल जाता है। उसे लगता है कि उसकी मम्मी ने बेल कराया है, लेकिन उसकी मम्मी ने नहीं, वो अर्ल ने किया था। फ्लावर लेके बाहर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो सच्ची में जोजो को बहुत प्यार करता है और अब जोजो को भी इस बात का यकीन हो गया था। लेकिन कोनी का हस्बैंड उसे बेल नहीं कराते हैं क्योंकि वो इतना लकी नहीं थी। अब जेल में उसके हस्बैंड आके उसे डांटने लगते हैं तो कोनी भी उसे डिवोर्स मांगती है। FBI जोजो और कोनी के सारे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टफ्स पे कब्जा कर लेते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वो उनके घर के भी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और पेंट्री में वो लोग सिर्फ फूड आइटम्स देख के उसमें और सर्च नहीं करते हैं।
ये सारे फूड पैकेट्स भी रिक जोजो को दे देते हैं। अब जोजो को पता था कि कोनी फूड पैकेट्स के अंदर पैसा छुपा के रखती है, इसीलिए जोजो को वो सारे पैसा मिल जाता है और अर्ल भी उनको साथ देते हैं। ये लोग एक बहुत ही एक्सपेंसिव लॉयर को हायर करते हैं जो कोनी और जोजो के केस को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। वो वकील कोर्ट को ये कहता है कि कोनी और जोजो ने ऐसा कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है, उन लोगों ने बस एक लूप होल ढूंढ के उसका इस्तेमाल किया है। के चलते जोजो को सिर्फ 10 दिन की जेल होती है और 1 साल की प्रोबेशन और कोनी को 10 महीने की सजा। पेन ये सुन के हैरान हो जाता है कि $50 मिलियन की स्कैम करने के बाद भी इन लोगों को इतना कम सजा क्यों मिला। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अभी तुमको भी थोड़ा सॉफ्ट होने की जरूरत है क्योंकि उनके खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं मिली। साइमन भी उसे थैंक यू करके बाय करता है, उसे खुश रहने के लिए सलाह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी की जिंदगी में बदलाव आ गया है। बेन अभी थोड़ा पोलाइट हो गया है। बेन अभी फेक कूपन देख के भी शॉपकीपर्स को अलाउ करते हैं उसे रिडीम करने के लिए और वो अपना डेटिंग साइट पे एक प्रोफाइल भी बना लिया है। रिक को दिखाया जाता है जिसका और कोनी का डिवोर्स हो गया है, वो वहाँ से मूव कर रहा है और अब हम लोग कोनी को देखते हैं जेल में। अभी उसका फर्टिलिटी प्लान भी सक्सेसफुल हो गया है और इसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसको रिक से भी डिवोर्स मिल गया है और इसके चलते वो मेंटली भी बहुत खुश है। अब वो जेल में अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख रही है। अब हम देखते हैं कि जोजो और उसका बॉयफ्रेंड अर्ल अभी एक नया कंट्री में मूव कर गया है जिसका नाम है मॉन्टेनेजो। उन लोगों को कोनी के रखे हुए पैसे मिल गए थे और जिसके चलते वो लोग उस पैसे से एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं और वो लोग कोनी के लिए भी इंतजार कर रहे कि कोनी जेल से बाहर आके उन्हें ज्वाइन करे। वो लोग यहाँ पे भी ऐसा ही कोई कूपन स्कैम करना चाहते हैं। मॉन्टेनाजो एक नॉन एक्सट्राडिक्शन कंट्री है जिसके चलते अमेरिका में की गई कोई भी क्राइम रिकॉर्ड यहाँ पे इनवैलिड है। ये मूवी 2021 में आई थी और इस मूवी का कहानी एक सच्ची कहानी से आधारित है। कूपन का स्कैम करके 50 मिलियन की कमाई कर लेती है। इस मूवी का नाम है क्वीन पीन और IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी की कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी ये सपोर्ट इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही कोई दूसरी कहानी लेके।